वो बच्चा क्या करेगा, वो वहीं बैठा रहेगा, है ना। ठीक है, माइक तो ऑन है, देख ले एक बार। हेलो 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 हेलो। ठीक है भैया, ओके। हेलो हाय गुड मॉर्निंग, राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं गार्गी सारस्वत आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार वेद अंकित पर। और उम्मीद करती हूँ कि सभी प्यारे प्यारे बच्चे एकदम बढ़िया होंगे। सभी बच्चे आ जाएं। अश्विनी सिंह, मयंक धाकड़ जी, मयंक धाकड़ बहुत बढ़िया, मिशु जी, भरत चांगल जी, सभी प्यारे प्यारे बच्चों का तहे दिल से स्वागत है। और एक बार मैं इसे देखूं कि नीचे, चलिए सबके आ जाएंगे, बिल्कुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो सभी प्यारे प्यारे बच्चे आ जाएं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, आ जाएं। तो कल जहां तक पढ़ रहे थे उसके बाद शुरू करते हैं। पहले तो देरी के लिए माफ़ी चाहूँगी, क्योंकि थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो गया था कि ये क्लास यूट्यूब पे भी चलेगी और यहाँ पे भी चलेगी, तो ये दो बातें चल रही थी। लेकिन ऐसी एप्लीकेशन में कोई वो व्यवस्था नहीं है कि दोनों जगह साथ साथ चलाई जा सके, तो ये क्लास यहीं मिलेगी आपको। इसको चलते हुए थोड़ा सा समय लगा, उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। तो भाई आज हम आगे का टॉपिक समझेंगे। जितना हमने समझ लिया था बेटा, आपने और हमने समझ लिया कि अगस्त प्रस्ताव क्या था, फिर क्रिप्स मिशन आया, फिर कैबिनेट मिशन आया, और उसके बाद हम लोगों को बात करनी थी किस तरीके से हमने समझा कि कैबिनेट मिशन ने किस तरीके से डिसाइड किया कि इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या संविधान सभा जो होगी वो कितने मेंबर्स की होगी। तो हमने देखा था कि उन्होंने कहा कि भैया 389 मेंबर्स होंगे। कितने मेंबर्स बोले? उन्होंने कहा 389 मेंबर्स होंगे। और इस 389 मेंबर्स में से भी उन्होंने कह दिया 296 मेंबर तो इलेक्शन के थ्रू आएंगे, इलेक्शन के थ्रू। और 93 सीटें किसको दे दी गई? देसी रियासतों को दे दी गई, यानी राजा रजवाड़ों को दे दी गई। देसी रियासतें यानी किनको? राजा रजवाड़ों को दे दी गई, प्रिंसली स्टेट्स को दे दी गई। ये यहाँ तक आपको समझाया गया था। फिर इसमें भी बताया था कि 296 में 292 तो कहाँ से थी? गवर्नर प्रांतों से थी। और उस समय कितने गवर्नर प्रांत यानी कितने गवर्नर प्रोविंसेस थे? तो याद रखेंगे 11 गवर्नर प्रांत थे। और 4 सीट कहाँ? यूनियन टेरिटरी उस जमाने की, यानी चीफ कमिश्नर के प्रांतों को दे दी गई। चीफ कमिश्नर के प्रांतों को, कमिश्नर के प्रांतों को दे दी गई, ठीक है, प्रांतों को। तो ये यहाँ तक हमारा मामला समझ में आया था। अब हमें आगे की कहानी समझनी है, कैसे इलेक्शन हुए, ये सारी बातें मैंने आपको बता दी थी कि क्या था क्या नहीं था। अब मुद्दा जो चलेगा वो चलेगा नई चीज पर। तो बेटा जी इसी बीच भारत फ्री हो जाता है। हमने यहाँ तक समझा, पहली बैठक हुई, सच्चिदानंद सिन्हा जी फ्रेंच परंपरा के अनुसार सबसे सीनियर थे तो उन्हें रख लिया गया। फिर उसके बाद बात आती है तो हमने समझा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का पूरे जोश शोश के साथ बढ़िया तरीके से इलेक्शन के माध्यम से उन्हें चुना गया। HC मुखर्जी उपाध्यक्ष बने, नरसिंह BN राव साहब, बेनेगल नरसिंह राव संवैधानिक सलाहकार बने, उद्देश्य प्रस्ताव लेकर आए चाचा जी, ये सब हो गया। अब यहां आपको समझना है एक और घटना घटती है, आता है भारत स्वतंत्रता अधिनियम। भारत की हो जाती है आजादी। मुस्लिम लीग किसी हालत में इस बात को मानने के लिए राजी नहीं थी कि हम भारतीयों के साथ इसी एक देश का कॉन्स्टिट्यूशन, इसी एक देश का संविधान फॉलो करेंगे। तो बनता है भारत स्वतंत्रता अधिनियम, आता है, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट लाया जाता है, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट लाया जाता है, ठीक है। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जब लाया जाता है तो ये बात है 1947 की। इसके बाद से क्या परिवर्तन आए? तो लिखेंगे इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट से संविधान सभा में क्या परिवर्तन आए। संविधान सभा में परिवर्तन, हेडिंग सबसे पहली यही चीज डालेंगे। एक तो सबसे बड़ा परिवर्तन ये था बेटा, इस संविधान, इस एक्ट के आने के बाद का सबसे बड़ा परिवर्तन ये हुआ कि न चाहते हुए भी दो भागों में संविधान सभा बट जाती है और इंडिया और पाकिस्तान दो अलग अलग देश बन जाते हैं। तो कहा गया कि जब देश अलग अलग हो गए हैं तो फिर ऐसे में संविधान सभाएं भी क्या होंगी? अलग अलग होंगी। तो लिखेंगे 389 की जगह, 389 की जगह अब मेंबर कितने रह गए? तो लिखेंगे 299 मेंबर रह गए। किसमें? भारत की संविधान सभा में, ठीक है, रह गए। किसमें? भारत की संविधान सभा में। किसमें बेटा? भारत की संविधान सभा में। पहली चीज तो ये हुई।
कितने मेंबर रह गए भारत की संविधान सभा में? रह गए 299 मेंबर, केवल 389 में से। दूसरा पॉइंट क्या आएगा, इस 299 में से भी प्रिंसली स्टेट को कितनी मिली? 70 सीट्स मिली। किनको? प्रिंसली स्टेट्स, यानी कि प्रिंसली स्टेट्स यानी कि राजा महाराजाओं के रजवाड़ों को या देसी रियासतों को, केवल देसी रियासतों को कितनी सीटें मिली गई? केवल 70 सीटें मिली गई। यहां तक का बात समझ में आई होगी मेरे हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं रही होगी। बहुत बढ़िया। अब बात आती है सेकंड पॉइंट की। और क्या चीज हुई? तो कहा गया कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो पूरी तरीके से स्वतंत्र होगा और उसमें किसी भी तरीके का ब्रिटिश संसद का हस्तक्षेप नहीं होगा, यानी कि ब्रिटेन की संसद का उसके अंदर कोई लेना देना नहीं होगा। और भारत की ये जो संविधान सभा होगी, अगर ये किसी कानून को ब्रिटेन के को न माने तो उसके ऊपर ब्रिटेन की तरफ से कोई दबाव नहीं होगा। ठीक है, हाँ, तो इसे लिखने की वैसे ज़रूरत है नहीं, बट फिर भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में कई बार स्टेटमेंट में पूछ लिया जाता है, तो लिखेंगे भारत की संविधान सभा संप्रभु होगी। भारत की संविधान सभा कैसी होगी? संप्रभु यानी सोवरेन होगी। संप्रभु यानी सोवरेन होगी और उसे ब्रिटिश संसद के और उसे ब्रिटिश पार्लियामेंट के किसी भी कानून को जो पहले से बनाया आया है, किसी भी कानून को समाप्त या बदलने का पूर्ण अधिकार होगा। बदलने का क्या होगा? पूरा अधिकार, पूरा राइट अधिकार होगा। ये बात समझ पाए? सबसे पहला झटका तो ये लगता है कि 389 मेंबर्स की जगह कितने मेंबर्स रह गए? 299 मेंबर्स रह गए। कितने रह गए? 299 मेंबर्स रह गए। ये अच्छा, चलो ये यहाँ आ गया। ठीक है, अब सबके दिख रहे हैं। ठीक है, 299 मेंबर्स रह गए, जिसमें से 70, ठीक है, 70 सीट्स प्रिंसली स्टेट्स की थी। दूसरी बात कही गई कि इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विल बी सोवरेन। इंडियाज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विल बी सोवरेन। भारत की संविधान सभा क्या होगी? संप्रभु होगी और उसे ब्रिटिश पार्लियामेंट के किसी भी कानून को जो पहले बना है उसे खत्म कर देने का या उसमें बदलाव करने का पूरी तरीके से राइट होगा। तो यहाँ उसके बाद थर्ड पॉइंट लिखें क्या हुआ? तो थर्ड पॉइंट ये याद रखेंगे, ये कहा गया कि इंडिया की जो पार्लियामेंट होगी, मतलब सॉरी, इंडिया की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी वो एक विधायिका की तरह या लेजिस्लेचर की तरह काम करेगी। तो लिखेंगे भारत की संविधान सभा, ये चेंजेस हुए। भारत की संविधान सभा किसकी तरह काम करेगी? एक विधायिका यानी लेजिस्लेचर की तरह काम करेगी। एक विधायिका जिसे आप कहते हैं लेजिस्लेचर की तरह काम करेगी। इसका मतलब कानून भी बनाएगी, तरह काम करेगी। एक तो देश के लिए संविधान भी बनाएगी और क्या करेगी? देश की आम जनता के लिए कानून भी बनाएगी। लेजिस्लेचर का मतलब ये हो गया था कि इसका काम संविधान बनाना, कॉन्स्टिट्यूशन बनाना तो है ही है, संविधान भी बनाना है और दूसरी तरफ देश के लिए आम कानून भी बनाना है, जनरल लॉज भी बनाने हैं। आम कानून बनाना भी रहेगा, यानी जनरल लॉज भी बनाने होंगे। क्या करने होंगे? जनरल लॉज भी फ्रेम करने होंगे। किसको? इसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को। तो दो काम करना होगा, दो काम करने होंगे। एक तो जनरल लॉज भी बनाएगी, देश के लिए आम कानून भी यही बना रही थी संविधान सभा, और देश के लिए संविधान भी यही बना रही थी। तो याद रखना, संविधान सभा के अध्यक्ष, इसके चेयरपर्सन, इसके हेड तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन जब ये एक विधायिका की तरह काम कर रही थी, जब ये एक लेजिस्लेचर की तरह काम कर रही थी और आम कानून भी बना रही थी, तब इसके अध्यक्ष जीवी मावलंकर जी रहेंगे। कौन रहेंगे? जीवी मावलंकर, गणेश वसुदेव मावलंकर रहेंगे। गणेश वसुदेव मावलंकर रहेंगे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी?
हाँ, ठीक। तो ये बात आपको याद रखनी है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक लेजिस्लेचर की तरह भी काम कर रही थी। पहले भी मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था कि लेजिस्लेचर लॉ बनाती है, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली देश के लिए कॉन्स्टिट्यूशन तो बना ही रही है, जिसके हेड हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लेकिन इसके अलावा ये आम जनता के लिए काम आने वाला जनरल लॉज भी बना रही है, जिसके हेड किनको बनाया गया, जीवी मावलंकर जी को। तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया, इतना समझ में आया, ठीक है। अब यहीं एक चीज और लिख लो कि आपकी संविधान सभा ने यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने और क्या क्या काम किए। ये एक तो इसने एज अ आम जनता के लिए कानून भी बनाया, संविधान भी बनाया, तो यही सारे काम लिख लो 2 मिनट के लिए। संविधान सभा के कार्य, हेडिंग डालेंगे नेक्स्ट, बिल्कुल बढ़िया सी प्यारी सी, संविधान सभा के कार्य यानी कि फंक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। क्या रहेगा? फंक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बहुत सारे काम किए हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आपका लास्ट ईयर का ही क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल का, जो क्वेश्चन मैंने पॉलिटी के थोड़े दिनों पहले कराए थे, उन्हें अगर आप गौर फरमा पाते हैं तो आप देख पाएंगे कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के शुरुआती दौर के मैंने आपको कौन से वो बताए हैं। तो आपको समझना होगा, सबसे पहले तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का सबसे पहला वर्क क्या था। तो रिमेंबर वन थिंग, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का सबसे पहला वर्क तो यही था कि उसने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। दूसरा, आज आप जान गए कि उसने आम जनता के लिए क्या बनाया, आम जनता के लिए उसने एक लॉज भी बनाया। इसी में आपका एसएससी सीजीएल का टीयर 1 में पेपर में आया है, लास्ट ईयर वाले ही 2022 वाले में ही आया है। और उसके अंदर एक क्वेश्चन ये था कि संविधान सभा ने यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने राष्ट्रमंडल यानी कॉमनवेल्थ की सदस्यता स्वीकार की थी। कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, ऐसे करके स्टेटमेंट दे रखा था। तो वो सारे के सारे वर्क जो थे वो किसके थे? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के थे। इसमें सबसे पहला काम है, सबसे पहला काम लिखेंगे कि मई 1949 में इसने, संविधान सभा ने यानी कि इसने राष्ट्रमंडल यानी कॉमनवेल्थ, बताती हूं क्या होता है, राष्ट्रमंडल की सदस्यता यानी कॉमनवेल्थ की सदस्यता स्वीकार की, सदस्यता स्वीकार की है ना, यानी कॉमनवेल्थ। कॉमनवेल्थ कौन से देश रहे हैं? तो याद रखना, कॉमनवेल्थ वो देश होते हैं, कॉमनवेल्थ वो देश होते हैं जो कि कभी ना कभी अंग्रेजों के क्या रहे हैं? गुलाम रहे हैं। जो कि कभी ना कभी अंग्रेजों के गुलाम रहे हैं, उन सभी नेशंस को आप राष्ट्रमंडल या कॉमनवेल्थ बोलते हो। इसीलिए आपने सुना होगा कॉमनवेल्थ गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल उन देशों के बीच में होते हैं जो अंग्रेजों के क्या रहे हैं? उपनिवेश रहे हैं, कॉलोनीज रही हैं। मेरी बात समझ पाए? मेरी बात समझ पाए अच्छे तरीके से? तो मई 1949 में ये वहां पे स्टेटमेंट में गलत दे रखा था। क्वेश्चन पूछा गया था कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है या कौन सा स्टेटमेंट सही है, ऐसे करके क्वेश्चन पूछा गया था। ये मई 1949 की जगह मई 1947 दे रखा था। तो याद रखें, मई 1949 में इसने राष्ट्रमंडल यानी कॉमनवेल्थ की सदस्यता स्वीकार की। दूसरी बात याद रखेंगे कि इसी ने 22 जुलाई 1947 को क्या राष्ट्रीय ध्वज यानी कि नेशनल फ्लैग, जो आज आपका और हमारा प्यारा तिरंगा है, उसे स्वीकार किया, राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया, राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया, यानी नेशनल फ्लैग वाज एक्सेप्टेड। नेशनल फ्लैग जो आज आपका और हमारा है, नेशनल फ्लैग वाज एक्सेप्टेड, ठीक है। कब? ऑन, किस डेट में? तो लिख लीजिएगा ऑन 22 जुलाई 1947। कोई दिक्कत? अच्छा, उसके बाद और क्या काम किया इसने? तो एक और पॉइंट लिखेंगे कि 24 जनवरी 1950 को, कब? 24 जनवरी 1950 को, वॉइस कम आ रही है? हाँ, ये एप्लीकेशन पे रिकॉर्डेड रहेंगी, जब भी आपको देखनी हो आप उसको दोबारा देख सकते हैं, ठीक है ना, हमेशा देख सकते हैं, ये रहेंगी। वॉइस कम आ रही है? बेटा मई 1949 राइट है, एग्जाम में 1947 दे रखा था,
ठीक है, एग्जाम में 1947 दे रखा था। राइट आंसर है भारत ने राष्ट्रमंडल की सदस्यता स्वीकार की मई 1949 में। पीडीएफ जहां रोज मिल रहा है वहीं मिलेगा आपको, ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा ओके है वॉइस, ठीक है ठीक है। तो 24 जनवरी 1950 को 3 चीजें होती हैं, तो याद रखेंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या क्या और काम किए इसने, तो लिखेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को एज अ कैसे स्वीकार किया गया, भारत का राष्ट्रपति, भारत का प्रेसिडेंट स्वीकार किया गया, भारत का राष्ट्रपति स्वीकारा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्वीकारा, ठीक है, भारत का राष्ट्रपति बनाया गया इसी दिन, ठीक है। और क्या काम किया गया इसी दिन, 24 जनवरी 1950 को ही, 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रगान आप जानते हो, यानी नेशनल एंथम, जनगण मन, नेशनल एंथम, राष्ट्रगान यानी नेशनल एंथम, राष्ट्रगान यानी नेशनल एंथम, राष्ट्रगीत यानी कि आपका राष्ट्रगीत यानी नेशनल सॉन्ग जिसे आप कहते हो क्या, वंदे मातरम। नेशनल सॉन्ग क्या है हमारा, वंदे मातरम, और राष्ट्रगान क्या है हमारा, जनगण मन। इन सबको एक्सेप्ट किया गया, जनगण मन, इन दोनों चीजों को भी एक्सेप्टेड किया गया कि अब से देश का संविधान के अंदर स्वीकारा। राष्ट्रगान ये रहेगा, राष्ट्रगीत ये रहेगा देश का अब से, ये भी दोनों चीजें स्वीकार की गई। और बताएंगे और क्या करा, तो एक चीज और लिख लें, फोर्थ पॉइंट लिख लें। 26 जनवरी 1950 को, एक दो दिन बाद 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय चिन्ह, जिसे आप क्या कहते हो, नेशनल एम्बलम, राष्ट्रीय चिन्ह, ये सारी डेट्स याद होनी चाहिए। नेशनल एम्बलम, सिंघम वाला नेशनल एम्बलम, ठीक है, इसे स्वीकार किया गया, स्वीकारा। नेशनल एम्बलम को क्या किया गया, एक्सेप्ट किया गया, स्वीकारा, ठीक, ये बात समझ में आ गई। अच्छा, ओवरऑल संविधान बनने में कितना समय लगा, तो ये लिखेंगे संविधान बनने में, कॉन्स्टिट्यूशन बनने में, यहाँ एक पॉइंट ऐसे डाल लेंगे, संविधान निर्माण में, संविधान बनने में कितना समय लगा, तो लिखेंगे 2 साल 11 महीने और 18 दिन। 2 साल 11 महीने व कितने दिन लगे, 18 दिन लगे, 18 डेज लगे। और संविधान निर्माण में खर्चा कितना आया, तो लिखेंगे खर्चा अप्रोक्स 64 लाख के करीब आया, खर्चा अप्रोक्स 64 लाख के करीब आया, ये बात याद रखना है। 2 साल 11 महीने और 18 दिन में कितनी बैठकें हुई संविधान सभा में, तो लिखेंगे केवल 11 बैठकें। कितनी सीटिंग हुई, केवल 11 बैठकें हुई। कितनी हुई थी, केवल 11। कितनी बैठकें हुई, 11 बैठकें हुई, यानी सबने अपना अपना काम किया। 11 दिन बैठक होके बहस हुई, जिसमें संविधान सभा की 3 शुरू की बैठकें मैंने आपको बता दी हैं। पहली बैठक 9 दिसंबर को होती है, दूसरी होती है 11 दिसंबर को, और तीसरी होती है 13 दिसंबर 1946। कुल मिला के कितनी बार संविधान सभा की बैठक हुई है, तो आप कहेंगे केवल 11 बार। कितनी बार, केवल 11 बार हुई है, ठीक है। कितने समय में बना, 2 साल 11 महीने 18 दिन। तो एक कंफ्यूजन होता है जब बच्चा एनसीईआरटी की किताबें पढ़ता है 9th 10th की, तो वहां लिखा रहता है 141 डेज। तो बच्चा पूछता है जब संविधान सभा की बैठक ही 11 दिन हुई है, तो वो 141 डेज का डिस्कशन कैसे हुआ, तो वो भी चीज क्लियर करूंगी। पहले यहां तक का क्लियर हो गया हो तो एक बार थम्स अप कर दो, यहां तक का अगर क्लियर हो गया है तो फिर मैं बताती हूं कि जब संविधान सभा बनी तो संविधान बनाने के लिए अलग अलग एक काम एक आदमी नहीं कर सकता। आप एक बात बताओ, आप सारे काम खुद कर सकते हो अपने घर में? नहीं कर सकते हो। एक समय के बाद कह दो ये यार मेरी कोई मदद करा दो थोड़ी बहुत। मैंने भी यहाँ, मैं घर से क्लास लेती हूँ, तो क्लास लेने से पहले क्या करते हैं हम भैया लोगों को कॉल करते हैं। तो नवीन भैया हो गए, भानु भैया हो गए, ये क्या कराते हैं, ये टेक्निकल टीम है, ये इनकी कमिटी है। तो टेक्निकल टीम हमें टेक्निकल असिस्टेंट्स देती है। एक है टाइपिंग टीम, वो हमें टाइपिंग असिस्टेंस देती है कि जहां हमें लगे कि ये एकदम रट्टा मारू चीजें हैं, इसको तो आप टाइप करवा दो हमारे लिए, इसे लिखने में समय जाएगा, बच्चे का समय बर्बाद होगा, इसे हम वर्बली बता देंगे, आप टाइप करा दो। तो वो टाइप करके दे देते हैं, हम उस चीज को वर्बली क्लास में एक्सप्लेन कर देते हैं। तो जब बहुत सारी अलग अलग कमिटीज मिलके काम करती हैं, तब जाके हमारे एक लेक्चर का काम प्रिपेयर होता है। तो इसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन जब बना
तो अब हमें समझना है कि संविधान सभा जब बनी, यानी संविधान जब बन रहा था, तो केवल एक व्यक्ति उसे पूरा एक व्यक्ति नहीं बना सकता था। तो क्या हुआ, अलग अलग कमिटीज बनाई गई। क्या बनाई गई, अलग अलग कमिटीज बनाई गई। क्या बनाई गई बेटा जी, अलग अलग कमिटीज बनाई गई। क्या बनाई गई, कमिटीज। क्या बनाई गई, कमिटीज बनाई गई। और इन कमिटीज ने क्या करा, आपको याद रखना है कि कौन सी कमेटी के हेड कौन थे और इनके काम क्या थे, ये मैं बताती चलूंगी। सबसे पहले ये कमिटीज के नेम सबको याद होने चाहिए। ये बड़ी कमिटीज थी, इनके अंडर और छोटी छोटी कमिटीज भी थी, उन्हें समझना है। तो भाई देखो, जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो ये तो बातें आपके समझ में आ गई, पहली बैठक, दूसरी बैठक, तीसरी बैठक, कितना समय लगा, कितना नहीं लगा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कौन कौन से काम किए। लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो सबको अलग अलग कमिटीज में बांटा गया, उनको हेड बनाया गया और कहा गया भाई ये काम आप करके दोगे। फिर ये जो 11 बैठकें दिखती हैं, ये वो दिन थे जब ये काम सारे अपने अपने करके लेके आते थे, बैठते थे और फिर ये कहते थे कि भाई देखो इस समिति ने ये रिपोर्ट दी है, आज इस पे चर्चा हो जाए। और फिर उस पे चर्चा होती थी कि नहीं ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, इसके ये नुकसान होंगे, इसके ये फायदे होंगे। ठीक है साहब। तो आते हैं, सबसे पहली समिति है संघीय संविधान समिति, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी नेहरू की। किसकी, नेहरू जी की। नेहरू जी की 3 कमिटियां हैं, तीनों चार्ट लो पहले। संघीय संविधान समिति जिसे फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी कहते हैं, नेहरू जी। अब कैसे याद रखेंगे, जब देश का संविधान बना तो पहले प्राइम मिनिस्टर कौन, चाचा जी। पहले प्राइम मिनिस्टर कौन, चाचा जी। तो पूरे संघ के लिए, संघ यानी पूरे देश के लिए, फेडरल के लिए पहली कमेटी किसकी थी, संघीय संविधान समिति, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी किसकी थी, चाचा जी की, नेहरू जी की। कि क्या चीजें पावर में होंगी, क्या क्या चीजें रखनी होंगी संघ के लिए। फिर संघ शक्ति समिति, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कितनी पावर होगी, यूनियन पावर कमेटी। ये इसके हेड भी कौन थे, चाचा जी थे। जाहिर सी बात है, प्राइम मिनिस्टर हैं और प्राइम मिनिस्टर के पास ज्यादा पावर होती है, तो ये भी कौन हो गए, नेहरू जी हो गए। इसी तरीके से तीसरी भी ये याद रख लेना कि देसी रियासतों यानी प्रिंसली स्टेट से बातचीत करने वाली समिति किसकी थी, वार्ता करने वाली संघ समिति किसकी थी, तो वो नेहरू जी की थी। देसी रियासतों से क्या कम्युनिकेशन करने वाली समिति किसकी थी, तो वो भी नेहरू जी की थी। अब जो प्राइम मिनिस्टर होगा वही तो बाकी लोगों से भी बात करेगा, हालांकि ये काम वैसे तो पटेल साहब का था, लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर होगा वही तो बताएगा कि भाई तुम्हें इस देश में ये पावर्स मिलेंगी एज ए स्टेट अगर तुम हमारे देश के साथ में जुड़ते हो। तो मेरी बात समझ पाए, पहली चीज संघीय संविधान समिति यानी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के हेड कौन, नेहरू जी। संघ को कितनी पावर होगी, यानी शक्ति समिति यानी कि यूनियन पावर कमेटी, उसके भी हेड आप क्या बोलेंगे, चाचा जी। और कहेंगे देसी रियासतों से बातचीत करने वाली संघीय समिति जो थी उसके हेड भी चाचा जी। ठीक बेटा, इतना हो गया। अब देखो, प्रांत यानी मैंने आपको बताया था प्रोविंस यानी कि स्टेट। तो सारे स्टेटों को मिलाने का काम किन्होंने किया, पटेल साहब ने किया, वरना ये देश बिखरा हुआ होता। स्पेशली देसी रियासतों के जो मालिक थे, राजा रजवाड़े, प्रिंसली स्टेट्स वाले, वो तो अपनी मर्जी के मालिक हो जाते और वो कहते नहीं हमारे तो छोटे छोटे देश रहने दो। लेकिन आज जो भारत है उसके पीछे बहुत बड़ा रोल सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब का है। तो प्रांतीय संविधान समिति, प्रोविंशियल, हर प्रांत को क्या पावर मिलेगी, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये इसके हेड कौन रहे, पटेल साहब रहे। नियम प्रक्रिया समिति, अब देखो भाई आपको पता है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के चेयरपर्सन, राजेंद्र प्रसाद जी। अब जो अध्यक्ष होता है वो कुछ नियम कायदे कानून भी बनाता है। तो नियम प्रक्रिया समिति, रूल्स प्रोसीजर कमेटी के हेड राजेंद्र प्रसाद जी। संचालन समिति, जब नियम बनेंगे तभी तो वो संविधान सभा में काम होगा, संचालन होगा। स्टीयरिंग कमेटी बोलते हैं उसको, संचालन समिति को स्टीयरिंग किसके हाथ में थी, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के ही हाथ में थी। और ड्राफ्ट कमेटी आप जानते हो, जिसने पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का खाका तैयार किया कि ड्राफ्ट क्या होगा, ये चीजें रखेंगे, ये पॉइंट्स होंगे। तो ये तैयार करने वाले कौन थे, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर जी थे। ये तैयार करने वाले कौन थे, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर जी थे। यहां तक बात समझ में आई। पहले इन जो आगे ये जितनी दे रखी हैं मैंने आपको, ये जो 7 कमेटी दे रखी है, पहले तो ये 7 बड़ी कमेटीज आपके टिप्स पे होनी चाहिए बिना किसी गलती के।
अभी एक बार और देख लीजिए, क्योंकि मैं फिर पूछूंगी आगे, इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछूंगी, बहुत क्वेश्चंस आते हैं तो याद रखेंगे। फिर से एक बार रिवाइज करेंगे मेरे साथ, क्लास में ही फिनिश करो रिवीजन का काम। अगर पूछे नियम प्रक्रिया समिति यानी रूल्स प्रोसीजर कमेटी किसकी थी, तो भाई जाहिर सी बात है, हु वाज द हेड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो निकल के आता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। और जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी संविधान सभा के अध्यक्ष हैं तो भैया नियम भी वही बनाएंगे, तो तुरंत कह दो कि नियम प्रक्रिया समिति के हेड कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जो नियम बनाएगा वही संचालन भी करेगा, वही सारी चीजें भी संभालेगा, स्टीयरिंग उसी के हाथ में होगी। तो संचालन समिति या स्टीयरिंग कमेटी के हेड कौन, ये भी आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। देश के कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट किसने तैयार किया, तो भीमराव साहब ने किया। ठीक है साहब। अच्छा, चाचा नेहरू को क्या क्या मिला, तो भैया चाचा नेहरू रहे देश के पहले प्राइम मिनिस्टर, तो इनके पास थी यूनियन पावर कमेटी यानी संघ शक्ति समिति की देश की संघीय सरकार को यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्या क्या पावर होंगी, ये वाली समिति, तो ये भी चाचा नेहरू जी को दो। फिर ये दो कि देसी रियासतें जो थीं, प्रिंसली स्टेट जो थी, उनसे बात करने वाली संघीय समिति, ये भी चाचा जी की थी। और संघीय संविधान समिति कि संघ के पास क्या क्या पावर्स होंगी, ये वाली भी किसके पास थी, नेहरू जी के पास। पटेल साहब के पास क्या थी, तो पटेल साहब ने पूरे के पूरे प्रांतों को, प्रोविंशियल को, स्टेट्स को जोड़ा भारत में, तो प्रांतीय संविधान समिति के हेड कौन थे, पटेल साहब। प्लस में एक चीज और याद रखनी है, पटेल साहब के में ही आप जब लिखो तो बहुत तरीके से यहीं लिख लीजिएगा। प्लस में लिखेंगे मौलिक अधिकार, दिखाई दे रहा होगा ये, रुक जाओ इस पे ज्यादा अच्छा दिखाई देगा। प्लस में लिखेंगे मौलिक अधिकार, सरदार पटेल जी और किसके थे, मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों व अल्पसंख्यकों यानी माइनॉरिटीज, अल्पसंख्यकों के लिए सलाहकार समिति के भी हेड कौन थे, पटेल साहब थे। ठीक है, तो स्टेट्स के लिए प्रांतीय संविधान समिति के मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों के लिए सलाहकार समिति के हेड भी कौन थे, तो वो याद रखने हैं, पटेल साहब थे। कोई दिक्कत यहां तक में? हाँ, ये चीजें विशेष तौर पर याद रखनी है कि ये भी काम किनका था, पटेल साहब का था। ठीक, आ रही बात समझ में? इतना। अब ध्यान से देखेंगे छोटी समितिज कौन थी, छोटी कौन सी समितिज थी, तो सारी नहीं याद करनी, लिख लेनी है, सारी नहीं पूछी गई हैं, सारी कभी किसी एग्जाम में नहीं पूछी गई हैं। आपके एसएससी सीजीएल में ये वाली पूछी गई थी लास्ट ईयर। साख समिति या क्रेडेंशियल समिति के हेड कौन थे, साख समिति या क्रेडेंशियल कमिटी के हेड कौन थे, तो आपको बताना है कृष्ण स्वामी अय्यर थे। ठीक है, तो एक तो ये याद रखना। एक स्टाफ समिति, इसके हेड कौन थे, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ही देखेंगे स्टाफ में कितने मेंबर हैं कितने नहीं हैं, स्टाफ समिति के ये रहेंगे। ठीक है, एक याद रखना है राष्ट्रीय ध्वज यानी नेशनल फ्लैग के लिए एडहॉक कमेटी कौन सी थी, तदर्थ समिति आए तो ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बोलना है। झंडा समिति के जेबी कृपलानी है, लेकिन आपसे पूछा जाए राष्ट्रीय ध्वज के लिए तदर्थ समिति, तदर्थ का मतलब अडॉक पे कुछ समय के लिए एक कमेटी बनाई गई, परमानेंट नहीं थी, तो अडॉक कमेटी फॉर नेशनल फ्लैग, तो आंसर हमेशा राजेंद्र प्रसाद होगा। बिजनेस स्टीयरिंग कमेटी, कार्य संचालन क से ही के एम मुंशी साहब होगा। ठीक है साहब, आ रही बात समझ में? सदन समिति, हाउस कमेटी, पट्टाभी सीता रमैया, पूरे हाउस के गले में पट्टा बांध देना, पट्टाभी सीता रमैया, ये पूछी गई हैं इसीलिए लिखाई हैं, इसीलिए प्लीज इनको कर लेना। क्रेडेंशियल आए, साख समिति आए, हमेशा याद रखना कृष्ण स्वामी अय्यर जी हैं। स्टाफ कैसा होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद डिसाइड करेंगे। राष्ट्रीय ध्वज के लिए अडॉक कमेटी बनाई गई कुछ समय के लिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने अपने स्टाफ से कहा कि हाथ में झंडा उठा लो, हाथ में राष्ट्रीय ध्वज उठा लो, अडॉक समय के लिए, कुछ समय के लिए। कार्य संचालन के एम मुंशी, के से कार्य संचालन। सदन में सबका किसका बोल, सदन में सबके गले में पट्टे बांध दो, तो सदन समिति पट्टाभी सीता रमैया, ये याद रखना है। और इसी तरीके से एक और याद रखनी है पट्टाभी सीता रमैया जी की ही,
मुख्य आयुक्त के प्रांत, यानी वो जो 4 चीफ कमिश्नर्स के स्टेट्स थे, तो मुख्य आयुक्तों के प्रांत के लिए समिति, उन पे भी पट्टा किसने चलाया? पट्टा भी सीतारमैया जी ने चलाया। ठीक है। वित्तीय प्रावधान हेतु समिति, कमिटी फॉर फाइनेंशियल प्रोविजन, कैसे कैसे पैसा आएगा? नलिनी रंजन सरकार जी, ये याद रख लेना है। सर्वोच्च न्यायालय के लिए जो कमिटी बनाई गई उसके हेड कौन थे? तो एस वरदाचारी थे। संविधान सभा के क्या काम होंगे, इसके लिए समिति किसने बनाई? तो जीवी मावलंकर थे। तो विशेष तौर पर जिनको मैंने टिक लगाया, बिल्कुल मिलेगी बेटा पीडीएफ, जिनको मैंने टिक लगाया है उन्हें याद करना है। और मैं तनु से रिक्वेस्ट करूंगी बेटा, इन जो टिक लगे हुए हैं उनको आप भी टिक लगा के या स्टार लगा के दें, ताकि बच्चे समझ जाएं कि इन्हें याद करना है, ये आई हुई हैं। और बाकी एक बार नजरों के सामने से सभी छोटी कमिटीज निकालनी है, क्योंकि आप किसी छोटे मोटे पेपर को नहीं दे रहे हो, आप दे रहे हो सीजीएल के पेपर को। और सीजीएल का पेपर काफी अच्छे लेवल का पेपर होता है, काफी प्यारा पेपर होता है। टीयर 1 टीयर 2 का लेवल अच्छे तरीके से याद होगा। ठीक है, आ रही बात समझ में? ये आपको समझना है। आ जाओ, अब मैं आपको यहाँ कुछ चीजें खोल के बताती हूँ। तो सबसे पहली कमेटी जहां से क्वेश्चन बनते हैं, एक कमेटी है प्रारूप समिति। कौन थे इसके हेड बताओ? ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड कौन थे? किसने बनाया है पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट? तो बताएंगे ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड कौन थे बेटा जी? ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड कौन थे? तो फटाफट से बता देंगे ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड कौन थे, प्रारूप समिति के हेड कौन थे। फिर मैं आगे बताती हूं कि यहां से क्या प्रश्न पूछे जाते हैं, बताएंगे। ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड, हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया मैम। जब एक साथ तैयारी करें, हाँ देख रहे हैं बेटा, मैं सबका निधि, सबका कमेंट आ रहा है। हाँ पीडीएफ में सब होगा। अंबेडकर जी, ठीक है, बी.आर. अंबेडकर साहब, सबको पता है। ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड कौन थे? तो लिखेंगे बी.आर. अंबेडकर। यहां से क्या प्रश्न पूछा जाता है वो देख लें। अब देखो बेटा, आपका जब घर बनता है, आप अपना घर बनाते हो, तो पहले आप ड्राफ्ट बनाते हो, वरना बार बार घर बनाओगे, बार बार घर तोड़ना पड़ेगा। पहले आप डिसाइड करते हो कि मैं विंडो यहां रखूंगा, है ना, डिसाइड करते हो मेरे घर का एंट्रेंस का गेट यहां से होगा, फिर डिसाइड करते हो यहां एक बेडरूम होगा, फिर एंट्रेंस के गेट के जस्ट सामने ही पूरा का पूरा हॉल होगा, फिर यहाँ से निकलते हुए इधर हॉल के पास एक किचन होगी, फिर यहाँ पे एक दूसरा कमरा होगा। जैसा भी आप बनाना चाहो, आप इस तरीके से एक पहले ड्राफ्ट बनाते हो, यानी एक खाका तैयार करते हो। फिर उसके अंदर अपने भाई बहनों से पूछते हो, मम्मी पापा ने जब घर बनवाया होगा पूछा होगा क्या करना चाहिए, श्रीमती जी बताइए, पिताजी ने पूछा होगा तो माताजी ने बताया होगा कि नहीं नहीं यहाँ ना करिए, देखिए किचन की विंडो जो है वो बाहर की तरफ खुलनी चाहिए ताकि वेंटिलेशन बना रहे, वरना कमरे में गर्मी हो जाएगी। तो आपके पिताजी ने कहा होगा ठीक है बेगम, ऐसा ही कर लेते हैं। तो पहले एक ड्राफ्ट बना जिसपे पापा मम्मी दोनों ने डिस्कशन किया, आप समझदार बच्चे थे तो आपको भी इन्वॉल्व किया गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, जब वो ड्राफ्ट यानी वो जो एक नक्शा था वो तैयार हो गया, उसके बाद काम करना शुरू करते हैं। ये ड्राफ्ट क्यों बनाना जरूरी होता है? वरना बेटा जिसके जो मन में आएगा वो वहीं खिड़की लगा देगा, है ना, जिसके जो मन में आएगा, जहां मन में आएगा वो वहां दरवाजा लगा देगा, जिसके जहां मन में आएगा वो वहां किचन बना के भाग जाएगा, और फिर पता पड़े आपके घर के एक भी वॉशरूम को ढंग की जगह बनाया ही नहीं गया, सीढ़ियां ढंग से बनाई ही नहीं गई, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे ही कॉन्स्टिट्यूशन के लिए पहले ड्राफ्ट तैयार करने की जरूरत थी कि कॉन्स्टिट्यूशन में चीजें रखी क्या क्या जाएंगी। एक का मन कर रहा हो कि हम कॉन्स्टिट्यूशन में ना अमेरिका की सारी बातें रख देंगे, एक का मन कर रहा हो कि नहीं ब्रिटेन की सारी बातें रख देंगे, ऐसे थोड़ी ना चलेगा। तो ड्राफ्ट कमेटी बनाई गई जिसके हेड कौन थे, अध्यक्ष कौन थे? इसके हेड थे, अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब थे। ठीक है साहब। अब देखो साहब, जब बाबा साहब अंबेडकर क्या थे, हेड थे, तो पूछा जाता है कि ये कितने मेंबर्स की थी, तो लिखेंगे 7 सदस्यीय, यानी कि 7 सदस्यीय कमेटी थी 7 सदस्यीय कमेटी, यानी कि जिसे आप कहते हो 7 मेंबर्स की समिति थी। कौन कौन थे इसमें? एक तो भीमराव अंबेडकर जी हो गए, 6 और लोगों के नाम मेरे साथ याद कर लेने हैं यहीं की यहीं। सबसे पहले लोग कृष्ण स्वामी अय्यर,
कृष्ण स्वामी अय्यर। अब मुझे बताओ, कृष्ण स्वामी अय्यर एक और छोटी समिति के भी अध्यक्ष थे, बताओ वो कौन सी समिति थी? कृष्ण स्वामी अय्यर एक छोटी समिति के भी अध्यक्ष थे, बताओ वो कौन सी समिति थी? क्रेडेंशियल या साख समिति? एक हुआ कृष्ण स्वामी अय्यर, दूसरे हैं गोपाल स्वामी आयंगर। कौन है? गोपाल स्वामी, गोपाल स्वामी आयंगर, गोपाल स्वामी आयंगर। के एम मुंशी, कन्हैया लाल मानिक लाल मुंशी, के एम मुंशी जो कार्य संचालन समिति के हेड भी थे, के एम मुंशी। उसके अलावा मोहम्मद सादुल्ला, मोहम्मद सादुल्ला, मेरे साथ फिर से बोलेंगे, 2 बार बोलोगे नाम याद हो जाएंगे। कृष्ण स्वामी अय्यर साख समिति या क्रेडेंशियल समिति के हेड भी रहे। फिर बोलेंगे गोपाल स्वामी आयंगर, गोपाल स्वामी, ये दोनों साउथ से थे, आयंगर। फिर के एम मुंशी, कन्हैया लाल मानिक लाल मुंशी, के एम मुंशी इसके सदस्य भी हैं और कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष भी रहे। मोहम्मद सादुल्ला, मोहम्मद सादुल्ला भीमराव अंबेडकर जी हो ही गए हैं। और कौन कौन है? तो 2 लोगों के नाम और याद रखने हैं। एक याद रखो, किसका? डीपी खेतान, डीपी खेतान, क्या कहेंगे? डीपी खेतान। इन डीपी खेतान साहब की डेथ हो गई, क्या हो गई? डेथ हो गई। डीपी खेतान साहब इसके मेंबर थे लेकिन इनकी हो गई डेथ, डीपी खेतान की डी से हो गई डेथ। तो इनके बाद कौन आया? इनकी डेथ के टिकट काटने आया टीटी, तो याद रखना टीटी कृष्णामाचारी। तो इनकी डेथ का टिकट किसने काट दिया? टीटी कृष्णामाचारी। तो डीपी खेतान की मृत्यु के बाद, डेथ के बाद टिकट किसने काटा? तो टीटी कृष्णामाचारी जी ने काटा। किसने काटा? टीटी कृष्णामाचारी जी ने काटा। ठीक, आ जाओ। उसके बाद किसका नंबर लोगे? उसके बाद लोगे बी एल मित्र, बी एल मित्र, बी एल मित्र। अब मित्रता में कोई अपना इस्तीफा दे गया। बी एल मित्र साहब ने क्या दिया? इस्तीफा दे दिया कि नहीं साहब मुझे मजा नहीं आ रहा है, रिजाइन कर दिया। तो इनकी जगह कौन आए? इनकी जगह आए एन माधव राव। कौन आए? एन माधव राव। श्री कृष्ण जी का नाम ही है माधव, माधव का मतलब मित्र। तो बी एल मित्र मित्रता में इस्तीफा दे गए और फिर कौन आए? एन माधव राव आए। कौन आए? एन माधव राव आए। कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो ये बहुत पूछे जाते हैं, इन 2 के नाम बहुत आते हैं कि भैया किसकी मृत्यु हो गई थी कि टीटी कृष्णामाचारी आए, तो बता देना डीपी खेतान साहब की डेथ हो गई तो उनका टिकट जो कटा वो टीटी साहब ने काटा, यानी टीटी कृष्णामाचारी। फिर बी एल मित्र मित्रता में कोई इस्तीफा दे देगा तो कौन आएंगे? माधव आएंगे, श्री कृष्ण आएंगे, एन माधव राव। तो ये तो रहे 5 मेंबर, 7 के 7 मेंबर्स, ठीक है। और अध्यक्ष आपको पता है कौन थे? हमारे प्यारे ये भीमराव अंबेडकर जी। अब यहीं लिख लो ये ड्राफ्टिंग कमेटी बनी कब थी। तो यहां एक पॉइंट लिखना है, ड्राफ्टिंग कमेटी कब बनी, तो लिखेंगे 29 अगस्त, 29 अगस्त 1947 को बनी थी, ठीक है, को बनी। ठीक, अब इसने अपना पहला वाचन या इसने अपना पहला ड्राफ्ट कब दिया कि लीजिए हमारा काम हो चुका है, तो याद रखेंगे, यही पॉइंट लिखेंगे, यही लिखेंगे कि इन्होंने अपना पहला ड्राफ्ट, इन्होंने अपना पहला ड्राफ्ट कब दिया, तो बनी कब? 29 अगस्त 1947। यहां लिखेंगे फर्स्ट ड्राफ्ट, फर्स्ट ड्राफ्ट यानी पहला प्रारूप, क्या कहेंगे? फर्स्ट ड्राफ्ट। फर्स्ट ड्राफ्ट कब पब्लिश किया, तो लिखेंगे फरवरी 1948 को पब्लिश किया, यानी कि संविधान सभा के सामने रखा। फर्स्ट ड्राफ्ट कब दिया, तो याद रखेंगे फरवरी 1948 को पब्लिश किया, यानी संविधान सभा के सामने रखा, फरवरी 1948। फिर उसमें उन्होंने कुछ चेंजेस बताए होंगे, उन चेंजेस को दिमाग में रखते हुए लिखेंगे सेकंड ड्राफ्ट कब पब्लिश किया, तो सेकंड ड्राफ्ट यानी दूसरा प्रारूप इन्होंने पब्लिश किया अक्टूबर 1948 को। अक्टूबर 1948 को क्या किया? संविधान सभा के सामने सेकंड ड्राफ्ट पब्लिश किया कि देखो जी अब हमने इसके अंदर ये चेंजेस किए हैं, ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो।
अच्छा, जब इन्होंने पहला ड्राफ्ट, बिल्कुल, जब इन्होंने पहला ड्राफ्ट समझ गए ना, इसीलिए मैंने समझाया था कि ड्राफ्ट होता क्या है। ड्राफ्ट का मतलब इन्होंने जो कुछ बनाया उसको पहले इन्होंने सबसे पहले आम जनता के सामने लाने से पहले जो खाका तैयार किया कि क्या क्या होना चाहिए। तो पहला ड्राफ्ट जो इन्होंने सामने रखा संविधान सभा के, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, वो पब्लिश कब किया था, कब सामने रखा था, फरवरी 1948 में। दूसरा ड्राफ्ट कब रखा, अक्टूबर 1948 में। और कुल कितनी बैठकें की इसने, इस प्रारूप समिति ने, इस ड्राफ्ट कमेटी ने कितनी बैठकें की, तो वो लिखा रहता है 141 बैठकें की, 141 डेज बैठकें की। कितनी बैठकें की इन्होंने, तो लिखेंगे इनकी बैठकें थी बेटा 141 बैठकें थी। तो सबसे ज्यादा बैठकें किनकी रहीं, पूरा संविधान सभा इतनी बार नहीं बैठी जितनी बार ड्राफ्ट कमेटी के मेंबर्स बैठे। क्यों बैठे, क्योंकि इन्हें ही तो डिसाइड करना था कि क्या क्या होना चाहिए आपके कॉन्स्टिट्यूशन में। ये ड्राफ्ट तैयार कर रहे थे। तो जब ड्राफ्ट अच्छे से तैयार हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसीलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को संविधान का निर्माता कहा जाता है। वो संविधान की बुक हाथ में लिए हुए ऐसे उंगली करते हुए संविधान के साथ में, संविधान की किताब के साथ में किसकी फोटो देखने को मिलती है, बाबा साहब की फोटो देखने को मिलती है। तो याद रखना, पहला ड्राफ्ट जो इन्होंने पब्लिश किया वो करा था फरवरी 1948 में, फिर उसमें कुछ चेंजेस करके अक्टूबर 1948 में फिर पब्लिश किया, 2 बार ड्राफ्ट पब्लिश किया। और इनके कितनी बैठकें की, तो 141 बैठकें की। कितनी बैठकें की, 141 बैठकें की। ये तो इन्होंने ड्राफ्ट पब्लिश किया, ड्राफ्ट सबके सामने लेकर आए, ठीक है। अब इस ड्राफ्ट पर ये आपस में इन्होंने 141 बैठकें की। अब इस ड्राफ्ट पर वाचन होगा, रीडिंग होगा, कि कॉन्स्टिट्यूशन जब बना तो उस पर रीडिंग हुई। रीडिंग का मतलब उस पर बातचीत हुई। ये जो ड्राफ्ट बाबा साहब बनाकर लेके आए थे और इनकी टीम बनाकर लेके आई थी, फिर उसमें क्या रखा जाएगा, क्या काटा जाएगा, उन्हें कहा जाता है रीडिंग, वाचन। तो वहां से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो अभी बताती हूँ। पहले यहाँ और लिखें, यहाँ कुछ एक चीजें और लिखें, यहाँ 1-2 चीजें और लिखें। मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट उपसमिति, मूल अधिकार उपसमिति, उपसमिति यानी सब कमिटी। मेरी बात ध्यान से सुने। जब कहा प्रांतीय संविधान समिति यानी प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, उसके हेड थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, और वही थे मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट, और अल्पसंख्यक यानी माइनॉरिटीज के लिए एक सलाहकार समिति के हेड भी वही थे। हेड बेशक वो थे, लेकिन इन बड़ी बड़ी कमिटीज का मदद करने के लिए छोटी छोटी कमिटीज भी थी। तो एक मूल अधिकार की यानी फंडामेंटल राइट की FR लिख रही हूं, उप समिति यानी सब कमिटी कौन थी, सब कमिटी के हेड कौन थे। तो बहुत बार पूछा गया है, तो याद रखना आंसर दोगे JB कृपलानी। क्या दोगे, JB कृपलानी। क्या कहोगे, JB कृपलानी, जिन्हें झंडा समिति के अध्यक्ष भी कहा जाता है, ठीक है। मूल अधिकारों की उप समिति के हेड कौन है, JB कृपलानी है। ऐसे ही अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक यानी माइनॉरिटीज, अल्पसंख्यक यानी माइनॉरिटीज, माइनॉरिटीज के राइट्स के लिए भी एक उप समिति यानी कि सब कमेटी बनी है, जिसके अध्यक्ष कौन है, जिसके अध्यक्ष आपको बताना है HC मुखर्जी रहे। कौन रहे, HC मुखर्जी रहे, HC मुखर्जी रहे। कोई दिक्कत, हाँ, HC बिल्कुल बेटा, लाइव क्लास को आप बाद में भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती है। लाइव क्लास को आप बाद में भी देख सकते हो, कोई परेशानी नहीं होती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, यहां तक क्लियर हुआ, यहां तक क्लियर हुआ। अब यहां एक चीज और लिखें, यहां एक चीज और लिखें, बिल्कुल नए पेज पर लिखें, जो मैं बताना चाह रही थी। 3 वाचन हुए, 3 क्या हुए, वाचन। 3 वाचन यानी 3 रीडिंग हुई। क्या हुई, 3 रीडिंग। जो ड्राफ्ट कमेटी ने ड्राफ्ट बना के दिया, जिसपे उन्होंने खुद 141 डेज के लिए बैठकें की, डिस्कशन किया, तो उनमें उन्हीं के ऊपर पूरे संविधान के अंदर, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 रीडिंग हुई, ताकि क्या चीज हटानी है, क्या चीज काटनी है, उसे हटा दिया जाए। जब पूरा कॉन्स्टिट्यूशन तब आम जनता के सामने लाया गया। पहली रीडिंग कब से कब तक होती है, तो पहली रीडिंग 4 नवंबर 1948 को शुरू, जितना बनता जा रहा था उस पर रीडिंग होती जा रही थी। तो शुरू कब होती है चर्चा, पहली चर्चा
रीडिंग शुरू होती है 4 नवंबर 1948 और वो चर्चा चलती कब तक है, चली कब तक, तो याद रखना 9 नवंबर 1948 तक चली पहली रीडिंग। ये पहली रीडिंग थी, ठीक, यानी 5 दिन पहली बार में बातचीत हुई, 5 दिन। फिर दूसरी रीडिंग कब चलती है, तो याद रखेंगे सेकंड रीडिंग होती है 9 नवंबर था ना, 15 नवंबर 1948 को शुरू, ये दूसरी रीडिंग या चर्चा शुरू होती है। और ये चली कब तक, ये चर्चा चली, ये चर्चा चलती है बेटा 17 अक्टूबर 1949 तक ये चर्चा चलती है। कब तक चलती है, 17 अक्टूबर 1949 तक ये चर्चा चलती है। जो भी कुछ बनता जा रहा था ड्राफ्ट कमेटी के माध्यम से, उस पर डिस्कशन हुए जा रहे थे, लगातार उस पर चर्चाएं होती जा रही थी। और ये चर्चाएं कितनी लंबी भी चल सकती हैं ये आप देख सकते हो, कितनी बातचीत हो रही थी ये भी आप देख सकते हो। अच्छा, उसके बाद कब हुई, तीसरी रीडिंग कब शुरू हुई, तो तीसरी चर्चा तीसरी कब शुरू, तो याद रखना तीसरी चर्चा शुरू होती है 14 नवंबर 1949 को। और ये चली कब तक, ये चर्चा चली जिस दिन तक आपने भारत का संविधान को पूरी तरीके से एक्सेप्ट किया, तो 26 नवंबर 1949 तक ये चर्चा चलती है। 26 नवंबर 1949। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई परेशानी नहीं। आपको पता है कि 26 नवंबर 1949 को संविधान हमने क्या कर लिया था, स्वीकार कर लिया था। तो लिखेंगे यहाँ पे दो बातें लिखेंगे। 26 नवंबर 1949 को आप क्या मनाते हो, संविधान दिवस मनाते हो, कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हो। क्या मनाते हो, संविधान दिवस यानी कॉन्स्टिट्यूशन डे। क्या मनाते हो, कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हो, संविधान दिवस मनाते हो। क्यों मनाते हो कॉन्स्टिट्यूशन डे, क्योंकि इस दिन आपने संविधान को क्या किया, स्वीकार किया। 3-4 शब्द याद रखना, संविधान को क्या किया, स्वीकार किया, कि आज से ये हमारे देश का संविधान है। अंगीकार किया, एक्सेप्ट किया, स्वीकार, अंगीकार या एक्सेप्टेड, कुछ भी आ जाए एग्जाम में तो वो 26 नवंबर 1949 है। ठीक है, संविधान को लागू कब किया, एग्जीक्यूट कब किया, संविधान को लागू करेंगे हम कब, तो 26 जनवरी 1950 को आपने क्या करा, आपने गणतंत्र दिवस मनाते हो, रिपब्लिक डे मनाते हो, गणतंत्र दिवस जिसे आप और हम रिपब्लिक डे बोलते हो। 3-4 मिनट क्लास और लगेगी बेटा, फिर ये फिनिश तब भी हो जाएगा। रिपब्लिक डे बोलते हो। इस दिन संविधान को आपने क्या किया, लागू किया, एग्जीक्यूट कराया। संविधान को लागू करा, एग्जीक्यूट कराया, लागू करा, एग्जीक्यूट कराया। अब इसका मतलब समझ लो, दो चीजें, फिर मैं कल यहां से आगे बढ़ाऊंगी आपको, यहीं से आगे बढ़ाऊंगी मैं आपको, क्योंकि ज्यादा कुछ नहीं है, यहां से मैं 2-1 पॉइंट बताऊंगी, बाकी हम कल संविधान के सोर्सेस पे बात कर रहे होंगे। ध्यान से समझेंगे। देखो भैया, संविधान दिवस का मतलब क्या, जिस दिन आपका कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट हुआ, लास्ट बैठक आपकी चर्चा चली, उस दिन आपने कहा अब संविधान कंप्लीट हो चुका है, बहुत अच्छी बात है। तो जिस दिन आपका कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट हुआ, उसको आपने कहा आज से ये भारत का संविधान है, आज से ये भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है। आपने उसे एक्सेप्ट किया, स्वीकारा, अंगीकार किया। लेकिन मैं SC और ST से बिलोंग करती थी, सपोज करो, और अजीत साहनी ये थे दमदार, रसूखदार, एक ब्राह्मण या उच्च जाति से बिलोंग करने वाले व्यक्ति। तो ये उच्च जाति के जो व्यक्ति थे, इन्होंने मेरी जमीन छीन ली। 26 नवंबर 1949 की ही घटना है। संविधान स्वीकार किया जा चुका है, अल्पसंख्यकों को, माइनॉरिटीज को अधिकार लिखे जा चुके हैं, लेकिन लागू नहीं हुआ है। और 26 नवंबर 1949 को ही इन साहिल साहब ने मेरी ज़मीन छीन ली और मुझ में लगाई बहुत मार, कस के। अब मैं पुलिस के पास गई, पुलिस ने कहा, पुलिस भी उस ज़माने में ऐसे नहीं, अरे राजा साहब हैं, तुम्हें छू लिए मारने के बहाने, तुम्हारा जीवन उद्धार हो गया, भागो यहाँ से। भगा दिया, मेरी ज़मीन भी ले ली और मेरी पिटाई लगी सो अलग, कोई सुन नहीं रहा। लेकिन अगर यही घटना 26 जनवरी 1950 के बाद होगी तो बहुत मार पड़ेगी साहिल में। क्यों पड़ेगी?
क्योंकि तब तक मेरे हाथ में मूल अधिकार आ गए। तो 26 ये अंतर होता है, स्वीकार करना, अंगीकार करना, एक्सेप्ट करना कि ये हो गया। जैसे शादी में गए हो किसी में, डायरेक्ट शादी नहीं होती, पहले होती है सगाई, रोका, स्वीकार कर लिया है, अंगीकार कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया है कि आज से तुम मेरे पति होगे और मैं तुम्हारी पत्नी होंगी। विवाह के 7 फेरे बाद में लेंगे, रोका कर लो, रिंग सेरेमनी कर लेते हैं, इधर उधर एक्सचेंज, स्वीकार हो गया कि अब से तुम मेरे लिए, मैं तुम्हारे लिए, फोन पे बात करेंगे, बाबू छोना एक दूसरे से ही करनी है। 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ, आम जनता के बीच में जाके एग्जीक्यूट कर दिया, लागू कर दिया, 7 फेरे लिए, आपस में खाना पीना दावत करी, बिल्कुल वही बात। तो 26 जनवरी 1950 के बाद में साहिल अगर चूं चपड़ करेगा तो साहिल में बहुत पिटाई लगेगी, बहुत मारा जाएगा साहिल, फिर हिम्मत नहीं होगी। तो क्योंकि संविधान लागू हो चुका है, उसके अंदर लिखी हुई हर एक बात, हर एक पावर क्या हो गई है, हर एक पावर क्या हो चुकी है, हर एक पावर एग्जीक्यूट हो चुकी है। ठीक है बेटा, आप हिस्ट्री की चीजों को इधर मत उठाया करो। जैसे कल भी मैंने एक बच्चे को देखा था, वो ये कह रहा था कि मैम वाइसराय बहुत पूछे जाते हैं। बेटा वो हिस्ट्री में पढ़ रहे होगे आप, वाइसराय कौन सी घटना के समय कौन से थे, वो इतिहास में पढ़ रहे होगे आप, है ना। तो कल बचे हुए टॉपिक को कर रहे होंगे। ये एक पॉइंट और लिख लो कि जिस दिन संविधान दिवस मना तो इस पे साइन कितने लोगों के थे, तो लिख लेना 299 में से 284 लोगों के साइन थे। कितने? 284 लोगों ने साइन किए जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन बना। 284 के साइन कितने में से? 299 में से, 299 में से। बाकी कल 3 पॉइंट बता के कल टॉपिक पढ़ रहे होंगे, सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। टिल द टाइम, जय हिंद, जय भारत, ध्यान रखें अपना।